The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning, students. Today we have the same topic, principles of management developed by Fayol. उसमें से हम 8 प्रिंसिपल्स पढ़ चुके थे, पार्ट ए और पार्ट बी में. नेक्स्ट वो हमारा पार्ट सी है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की. हम इसमें प्रिंसिपल नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ द स्केलर चैन. स्केलर चैन में मैं आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रिंसिपल में थोड़ा सा आपको इस चैन के बारे में समझा रही थी. पहले एक बार हम इसका मीनिंग देख लेते हैं. द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स. ये क्या है? स्केलर चैन एक फॉर्मल लाइन है अथॉरिटी की. फॉर्मल मीन्स जो ऑफिशियली डिसाइड की गई है. ठीक, किस चीज़ की लाइन है? अथॉरिटीज़ की. अथॉरिटीज़ कैसे? जैसे बात करते हैं कि जनरल मैनेजर ने अपनी कुछ पावर्स किसको दे दी? परचेस मैनेजर को दे दी. परचेस मैनेजर ने अपनी कुछ पावर किसको दे दी है? उसने अपनी कुछ पावर्स अपने सुपरवाइज़र, अपने सबऑर्डिनेट को दे दी है. सुपरवाइज़र ने नीचे अपने अंडर में कुछ टीम लीडर्स काम कर रहे थे, टीम लीडर्स को उसमें से कुछ पावर दे दी है. देन टीम लीडर्स किसको कंट्रोल कर रहे हैं? नीचे वर्कर्स को कंट्रोल कर रहे हैं. राइट. तो इस तरीके से यहाँ पर स्केलर चैन को यही बोला गया है, दिस इज़ द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी. ये क्या है? अथॉरिटीज़ की एक फॉर्मल लाइन है. इससे आप इस लाइन को अच्छे से समझ गए होंगे. एंड कम्युनिकेशन, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन. अच्छा, अब इन सब के बीच में कम्युनिकेशन भी चलेगा ऑब्वियसली बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स. कम्युनिकेशन किस किस के बीच में होना चाहिए? सुपीरियर्स के बीच में होना चाहिए एंड द सबऑर्डिनेट्स के बीच में होना चाहिए. अब जैसे ही इनके बीच में अथॉरिटीज़ डिवाइड हुई हैं, ये लोग इनके बीच में अथॉरिटीज़ डिवाइड होने के साथ ही एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, डेट इज़ कॉल्ड द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. जैसे जनरल मैनेजर ने कुछ अथॉरिटीज़ परचेस मैनेजर को दी हैं, तो परचेस मैनेजर उसके अंडर में वर्क कर रहा है. सो डेट्स वाई परचेस मैनेजर यहाँ पर सबऑर्डिनेट है, जनरल मैनेजर उसका सुपीरियर है. और सो उसकी सारी बात माननी होगी परचेस मैनेजर को. नेक्स्ट, इसी तरीके से परचेस मैनेजर ने अपनी अथॉरिटीज़ किसको दी हैं? सुपरवाइज़र को दी हैं. अब सुपरवाइज़र यहाँ पर सबऑर्डिनेट है, परचेस मैनेजर उसका सुपीरियर है. राइट. अब नेक्स्ट, जो सुपरवाइज़र था उसने अपनी कुछ अथॉरिटीज़ किसको दी थी? जो टीम लीडर था उसको दी हैं. तो टीम लीडर यहाँ पे कौन है? सबऑर्डिनेट है. और जो सुपरवाइज़र था वो कौन है? सुपीरियर है. इसी तरीके से नीचे रिलेशनशिप है. एक बार फिर से देखते हैं इस लाइन को. द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर चैन इज़ द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक. हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक तक हम इसमें चलते हैं. इज़ नॉन एज स्केलर चैन. इसी चैन को हम क्या बोल देते हैं? स्केलर चैन बोल देते हैं. बिल्कुल सिंपल. दिस चैन शुड नॉट बी वायलेटेड. किसी भी केस में इसे वॉयलेट नहीं किया जा सकता. कंपनी में वॉयलेट मीन्स दैट उल्लंघन नहीं किया जा सकता. ये लोग पर्टिकुलर एक सीरीज़ में ही कम्युनिकेट करेंगे. अगर टीम लीडर को जनरल मैनेजर से कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो डायरेक्ट जाकर उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है. बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, एम्प्लॉयज एट सेम लेवल कैन कॉन्टैक्ट थ्रू गैंग प्लैंक बाय इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपीरियर. ये इमरजेंसी केस की बात कर रहा है. इसको हम एक नीचे डायग्राम है उसके थ्रू समझते हैं. देखिए, ये ट्रायंगल हमारा डायग्राम है. ये स्केलर चैन में आपको बनाना ही पड़ेगा. तो बहुत इजी है, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. स्केलर चैन का छोटा सा डायग्राम है ये. आपको ए शेप में बनाना है. ए शेप में बनाने के बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है ये. ए हमारी कंपनी में जनरल मैनेजर है, मोस्ट सुपीरियर पर्सन. ए के अंडर में 2 सबऑर्डिनेट्स हैं, बी और जी. 2 डायरेक्शन में काम चल रहा है. बी के नीचे सबऑर्डिनेट है सी, सी का सबऑर्डिनेट डी. राइट. इसी तरीके से ये दूसरा डिपार्टमेंट है. और भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं आगे. ए का सबऑर्डिनेट यहाँ पर जी है. जी के नीचे एफ वर्क कर रहा है और एफ के नीचे ई वर्क कर रहा है. एक फॉर्मल चैन ऑफ अथॉरिटी हमारी ये बनती है, एक फॉर्मल चैन ऑफ अथॉरिटी ये बनती है. इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्केलर चैन बोलते हैं. ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे. ए बी से कम्युनिकेट करेगा. ऊपर से नीचे क्या आते हैं? ऑर्डर्स आते हैं और अथॉरिटीज़ आती हैं. ठीक. नीचे से ऊपर की तरफ क्या जाते हैं? सजेशंस जाते हैं, कंप्लेंट्स जाती हैं. राइट. ऑर्डर्स नीचे आते हैं, अथॉरिटीज़ नीचे जाती हैं, सजेशन ऊपर की साइड जाते हैं, कंप्लेंट्स ऊपर की साइड जाते हैं. जैसे अगर ए को कोई बात कहनी होगी या तो वो अथॉरिटीज़ देगा या फिर वो कोई ऑर्डर देगा.
ऐसे बी सी से बात करेगा, सी डी से बात करेगा। यहाँ पर इन्होंने इसे इसकी ये ज़रूरी बोला है कि इसे वॉयलेट नहीं किया जा सकता। मीन्स डेट ए को अगर सी से कोई बात करनी है तो ए डायरेक्ट जाके सी से कोई बात नहीं कर सकता और सी ए से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता डायरेक्टली। बीच में बी है तो दोनों को बी के थ्रू ही होकर के जाना होगा। सी अगर अपनी ए तक कोई बात पहुंचाना चाहता है तो सी को किसे बताना होगा, बी को, और बी को किसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ए को। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है। ई जी से कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, किसी बात को जी तक पहुँचाना चाहता है तो ई को पहले एफ़ तक कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एफ़ उसे देन किसको कम्युनिकेट करेगा, जी को कम्युनिकेट करेगा, राइट। बट इन द इमरजेंसी केस, अगर कोई इमरजेंसी केस है कंपनी में तो उस केस में सेम लेवल के जो पर्सन्स हैं, सेम लेवल मीन्स डेट जैसे 2 मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर, परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, या फिर 2 वर्कर्स हैं या 2 सुपरवाइज़र्स हैं, वो आपस में डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 वर्कर्स से डी को अगर हमारा परचेस डिपार्टमेंट का वर्कर्स को सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर्स से कुछ बात करनी है तो ये दोनों इन द केस ऑफ इमरजेंसी अपने सुपीरियर की परमिशन से आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। सी एफ से कांटेक्ट कर सकता है, दोनों सुपरवाइज़र, दोनों मैनेजर आपस में इन केस ऑफ इमरजेंसी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये हमारे स्केलेटन का प्रिंसिपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितनी बार लिखा जाए लिख लो। बहुत आता है पेपर में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसका। नेक्स्ट प्रिंसिपल पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ ऑर्डर। ऑर्डर का प्रिंसिपल बहुत ईजी है। ऑर्डर मीन्स आप इसे वो ना समझें कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं किसी को। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस से है। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल कहते हैं पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन सुटेबल प्लेसेस। जो हमारी कंपनी में पीपल हैं, एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, और जो मटेरियल है वो उनके पर्टिकुलर सुटेबल प्लेस पर होना चाहिए एट अप्रोप्रिएट टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। किसके लिए ऐसा होना चाहिए, मतलब मीन्स डेट कि कंपनी में जितने भी पीपल्स हैं, जितना भी मटेरियल है, सभी चीज़ें अपने सूटेबल प्लेस पर होनी चाहिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी गेन कर पाएँ और एम्प्लॉयज़ को मटेरियल को सर्च करने में, इक्विपमेंट्स को सर्च करने में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े बिल्कुल भी। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर एक चीज़ का प्लेस होना चाहिए। एवरीथिंग और एवरीवन, एवरीथिंग जो वर्ड यूज़ हुआ है वो मटेरियल के लिए यूज़ हुआ है, एवरीवन किसके लिए यूज़ हुआ है, पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। सभी का एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। एंड एवरीथिंग एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस, और वो अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पर होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उनके पर्टिकुलर प्लेस बना दिए और वो वहाँ पर है ही नहीं। इसका एक लाइव एग्जांपल लेते हैं हम अपने, जैसे आप लोग अपने क्लास में, स्कूल में टीचर्स को देखते हैं, तो टीचर्स का क्या एक पर्टिकुलर प्लेस है। मीन्स डेट कि अगर कोई टीचर फ्री है, उसका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पीरियड नहीं है किसी क्लास में, तो वो अपने खाली पीरियड में कहाँ रहेगा, स्टाफ रूम में रहेगा ऑब्वियसली। तो स्टाफ रूम क्या है, टीचर्स के लिए प्लेस बना दिया गया है, जिससे कि अगर किसी स्टूडेंट्स को उन्हें सर्च करना हो या प्रिंसिपल मैम को सर्च करना हो तो टीचर्स को फ्री टाइम में कहाँ सर्च करेंगे, स्टाफ रूम या फिर मे बी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में नहीं तो कंप्यूटर लैब। दीज आर सम प्लेसेस फॉर फाइंडिंग आउट द टीचर्स, राइट। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स का कुछ प्लेस है, और हर मटेरियल का भी अलग अलग प्लेस है। अगर हमें क्लास रजिस्टर चाहिए तो वो क्लास रजिस्टर उस जगह पे रखे हैं। हमारी घड़ी में वो घर के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम लोग अपने घर की यहाँ पर टांगते हैं, इस जगह पर की है तो वह वहीं पर रखी होनी चाहिए, जिससे कि जब हमें लॉक लगाने की ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे हमें की को फाइंड आउट ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी तरीके से कंपनी में भी हर चीज़ का पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, जिससे कि हम कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा वर्क कर पाएँ और एफिशिएंसी को गेन कर पाएँ। ये फ्यूल ने प्रिंसिपल दिया है। इसका अगर हम वॉयलेट करते हैं तो हमारी कंपनी में डिसिप्लिन का प्रिंसिपल भी वॉयलेट होगा, और डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, टाइम वेस्ट होगा वर्कर्स का। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इक्विटी। इक्विटी भी बहुत ईजी प्रिंसिपल है इक्विटी का। जैसे एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। द वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, काम करने का वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। उन्हें फ्री छोड़ दो, एम्प्लॉयज़ को उनके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए, उन्हें हमें बहुत ज़्यादा मीन्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है उनका। ऑल फॉर्म्स ऑफ, हर तरीके से उन्हें फ्री छोड़ना है। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, और वहाँ पे
जो न्याय का प्रिंसिपल्स है हमें उसे फॉलो करना है, न्याय थोड़ा सा रखना है वहाँ पर। एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड, जो डीलिंग्स रखनी है सभी एम्प्लॉयज़ के साथ वो फेयर होनी चाहिए। नो वर्कर शुड अनड्यूली फेवर, किसी भी वर्कर्स को बिना वजह बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करना चाहिए और किसी को पनिश नहीं करना चाहिए। मीन्स इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसके जो एक मीन्स इसकी जो केस स्टडी आती है वो किस तरीके से आती है, मैं एक दो एग्जांपल देती हूँ। कंपनी में क्या होता है, एक कंपनी है और उसमें मिस शीतल वर्किंग है, ठीक, और एक मिस्टर सोहन वहाँ वर्किंग है। दोनों सेम पोस्ट पर हैं, दोनों की जो कंपनी में पोस्ट है एक तरीके से ये प्रोडक्शन मैनेजर हैं आपकी कंपनी में, दोनों सेल्स मैनेजर्स हैं। ये यहाँ पर 15 साल से काम कर रही हैं, यहाँ पर 14 ईयर्स से काम कर रहे हैं, राइट। तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, शीतल को, ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है और बहुत डेडिकेटेड भी हैं। कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ को इस बार प्रमोशन में ये उम्मीद थी कि जो मिस शीतल हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा, तो बाकी सब मिस शीतल को पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट देने में लग गए क्योंकि इनका प्रमोशन वाली लिस्ट में नाम भी था। बिकॉज ऑफ ऐसी सबको उम्मीद थी कि इस बार इनका जो है प्रमोशन किया जाएगा अपर पोस्ट के लिए, क्योंकि जो अपर पोस्ट का एक पर्सन था उनका रिटायरमेंट हो चुका था, ठीक। लेकिन कंपनी के जो पर्सन्स थे, चेयरमैन वगैरह थे, उन लोगों ने क्या किया, शीतल को प्रमोट ना करके उन्होंने सोहन को प्रमोट कर दिया। और जब सब लोगों ने रीज़न पूछा तो रीज़न क्या दिया गया, ड्यू टू फीमेल शीतल कंपनी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ वाले डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाएंगे और वो हैंडल नहीं कर पाएंगे मैनेजमेंट की, मीन्स जो हायर लेवल की पोस्ट वो क्या नहीं कर पाएंगी, डील नहीं कर पाएंगी और वहाँ की कॉम्प्लिकेशंस को वो नहीं समझ पाएंगी शीतल, ड्यू टू फीमेल। उन्होंने वहाँ पर क्या किया है, एक तरीके से उन्होंने हमारी जो मेल फीमेल में उन्होंने वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। वहाँ पे उन्होंने इक्विटी नहीं की, बिल्कुल भी समानता नहीं की। इस तरीके से सैलरी में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, किसी को काम के बर्डन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसी को हम छुट्टी देने में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस तरीके से कोई केस स्टडीज़ में बना के बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपको ऐसा कहीं भी लग रहा है कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है पर्सनस के साथ और यहाँ पर इक्विटी का प्रिंसिपल मीन्स समानता का व्यवहार उनमें नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मीन्स होता है कि हमें किसी को भी स्थिर करके रखना है। किसको स्थिर करके रखना है, पर्सनल का मीन्स यहाँ पे वो नहीं है हमारा पर्सनल व्यक्तिगत, ये वाला जो पर्सनल है वो कंपनी के एम्प्लॉय से रिलेटेड है। एम्प्लॉय के लिए वर्ड यूज़ किया गया है पर्सनल, मीन्स हमें अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को स्टेबल रखना है, स्थिर रखना है। बार बार हमें अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं चाहिए। हम अपनी कंपनी से अगर पुराने एम्प्लॉयज़ को निकालते रहेंगे, नयों को अपने यहाँ पर एंटर करते रहेंगे तो हमारी कंपनी में तो एक्सपीरियंस रहा ही नहीं और नए फ्रेशर्स को तो हम काम सिखाने में लग जाएंगे, तो हम उनसे काम क्या ले पाएंगे। हमारी कंपनी जो है वो एफिशिएंसी उसमें कभी आ ही नहीं पाएगी। दूसरी बात, हमारा टर्नओवर रेट भी बढ़ जाएगा। टर्नओवर क्या रेट क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं एक बार, दैन इसको हम रीड करेंगे तब आप इसे अच्छे से रीड आउट कर पाएंगे। टर्नओवर का मीन्स होता है एक तरीके से कि जैसे सेल्स टर्नओवर होता है हमारा कि हम जो है पूरे साल में इतना लाख करोड़ की हम लोग सेलिंग करेंगे, इसी तरीके से कंपनी में हमारा एम्प्लॉयज़ टर्नओवर फाइंड आउट किया जाता है, लेबर टर्नओवर। ये लेबर टर्नओवर है और इसे इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कंपनी में कितने टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं। अलग अलग हो सकता है सबका, टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, टोटल नंबर ऑफ़ मैनेजर्स। वर्कर्स की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमारी कंपनी में, और लीव आउट कितने करते हैं। हर साल हमारी कंपनी से कितने एम्प्लॉयज़ छोड़कर चले जाते हैं, राइट। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 2000 वर्कर्स हैं और उसमें से 200 वर्कर हमारे यहाँ से हर साल छोड़ करके चले जाते हैं कंपनी, किसी भी वजह से, ड्यू टू रीज़न कुछ भी हो सकता है। हम उन्हें निकाल दें, उन्हें हमारी कंपनी का काम पसंद नहीं आ रहा, वो हमारी कंपनी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वो 200 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो हर साल कंपनी में चेंज होते हैं, पुराने जाते हैं, नए आते हैं, बाकी 1800 का एवरेज वही रहता है। तो इस तरीके से हम अगर इसे फाइंड आउट करें, 10% हमारा लेबर टर्नओवर रेट आया है। तो लेबर टर्नओवर रेट जितना ज़्यादा होगा, जितना मैक्सिमम होगा, हाई होगा, कंपनी की पोजीशन उतनी ही
डल होती है एक तरीके से, मीन्स मार्केट में उसकी रेपो अच्छी नहीं होती कंपनी की। मार्केट में रेपो कब अच्छी होगी? जब ये रेट आपका मिनिमम रहेगा। लेबर टर्नओवर रेट कभी भी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, इसे हमें मिनिमम रखने की कोशिश करनी है मार्केट में रेपो बनानी है। तो मार्केट में रेपो तभी बनती है जब लोग ये कहते हैं कि अरे इस कंपनी में तो 50 साल पुराने एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी से निकालते नहीं, इस कंपनी के तो एम्प्लॉय बहुत खुश हैं, राइट। तो इससे भी मार्केट में एक अलग इमेज बनती है। लेबर टर्नओवर रेट हमारा क्या रहना चाहिए? मिनिमम रहना चाहिए, वो कभी भी हमारा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो मार्केट में वैल्यू ख़राब होती है, गुडविल ख़राब होती है हमारी, और इसका इफेक्ट हमारे किस पर पड़ता है? शेयर प्राइस पर पड़ता है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन का मीनिंग एक बार देखते हैं। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, राइट। एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है उसे हमें मिनिमाइज रखने की कोशिश करनी है, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए, जिससे कि पुराने एम्प्लॉयज़ कंपनी बने रहें, और वो कंपनी बने रहेंगे तो कंपनी वर्क अच्छे से होता रहेगा। अ पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर रिग्रियस प्रोसीजर। एक पर्सनल इंस्टेड एक एम्प्लॉयज़ को जो सिलेक्ट किया जाना चाहिए और उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कठिन यहाँ पर इसका मीन्स हार्ड प्रोसीजर से है, हार्ड प्रोसीजर से उसको सिलेक्ट किया जाता है। किसी पर्सन को शुड बी कीप्ड एट द पोस्ट फॉर अ मिनिमम टेन्योर टू शो रिजल्ट। उसे हमें कम से कम एक टाइम पीरियड के लिए एक टाइम पीरियड सेट कर देना चाहिए उससे रिज़ल्ट लेने के लिए, कि इतने टाइम पीरियड तक हम इसे इस पोस्ट पे रखेंगे और इससे रिज़ल्ट अचीव करेंगे, उससे पहले हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। एटलीस्ट सपोज़ कीजिए जो हमने अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर किया है, हमने इतना लंबा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, उसको हम स्टाफिंग वाले प्रोसीजर में पढ़ेंगे। कंपनी का बहुत टाइम वेस्ट होता है, ट्रेनिंग हम उसमें एम्प्लॉयज़ को देते हैं। तो अगर हमने किसी पर्सन को कंपनी में रखा, 2 महीने उसने काम किया, वो काम सीख के यहाँ से चला गया, दूसरी कंपनी उसने ज्वाइन कर ली, हमारा क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं, हमारा तो कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को बना के रखना है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए, राइट। उन्हें कंपनी से निकालना नहीं चाहिए, ये फ्यूल ने बोला है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इनिशिएटिव। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का जो मीनिंग होता है बेटा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है सेल्फ मोटिवेटेड। मीन्स हमें पर्सन को मौका देना चाहिए अपनी कंपनी में, अपने एम्प्लॉयज़ को, कि वो लोग खुद से प्लान को एग्जीक्यूट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ अपने सजेशंस देने के लिए। इट मीन्स हमें उनसे क्या लेने चाहिए? सजेशन लेने चाहिए। टू टेक सजेशंस। एम्प्लॉय से सजेशंस लेने के लिए हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? इनवाइट करना चाहिए। वो लोग हम उन्हें इनवाइट करेंगे तो सजेशंस देंगे, सजेशन देने से उनका मोटिवेशन हाई होता है, उनका मोटिवेशन जैसे ही हाई होगा तो उस टाइम पर वो कंपनी के लिए जस्ट डबल एनर्जी से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वर्कर्स शुड बी इनकरेज। हमारे वर्कर्स हमेशा इनकरेज रहने चाहिए टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट्स। किस लिए इनकरेज रहने चाहिए? उनको डेवलप करने के लिए और अपने प्लान्स को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का मीन्स क्या है? फर्स्ट स्टेप लेना बाय एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय अपनी तरफ से खुद फर्स्ट स्टेप लें। इट मीन्स हम उनसे सजेशन इनवाइट करें। वो लोग सजेशन दे रहे हैं, सर हम इस काम को कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? यस वी कैन डू इट। तो वो लोग पहला स्टेप खुद लें जिससे कि वो उनका मोटिवेशन हाई हो। इट इज़ थिंकिंग आउट एग्जीक्यूटिंग द प्लान। इसे हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिंग द प्लान। ये काम कराने का एक तरीका है। मीन्स कोई भी सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से अगर उसकी इच्छा से काम कराना चाहता है तो उसके लिए हम इसे एक तरीके से बोल देते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है किसी से काम कराने का। उससे सजेशन लीजिए, वो उसका अगर उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा? खुद अपनी मर्ज़ी से आगे आकर के आपको सजेशन देगा और उस काम को करने के लिए वो बहुत मोटिवेटेड रहेगा। हमेशा उसका मोटिवेशन डाउन नहीं होना पाएगा बिल्कुल भी। ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इक्विटी का प्रिंसिपल भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल इज़ एस्प्रेड द क्रॉप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत छोटा सा मीनिंग है इसका, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग एम्प्लॉयज़। कहने के लिए वैसे तो ये नॉर्मल हमारी मोरल वैल्यूज़ में आता है, लेकिन इसे फ्योल ने प्रिंसिपल का नाम दे दिया है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ नहीं करती हैं। वो ये सोचती हैं कि ये काम मैंने अकेले किया है,
इतनी बड़ी कंपनी मैंने अकेले खड़े की है, क्या ये पॉसिबल है? एक अकेला पर्सन कंपनी खड़ा कर सकता है? नहीं। सब काम वहाँ पर कैसे होते हैं? स्पिरिट से होते हैं, टीम स्पिरिट से काम होते हैं, यूनिटी से काम होते हैं। अगर एक भी वर्कर्स अपने काम को अच्छे से नहीं करता और वो अपना टारगेट पूरा करके नहीं देते, सारे वर्कर्स अगर यूनिटी बना लेते तो क्या होता? कर पाते आप? इतनी बड़ी कंपनी खड़ी नहीं कर पाते। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट प्रमोट करनी चाहिए, यूनिटी बना के रखनी चाहिए और हारमोनी अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में। हारमोनी मीन्स इमोशनल फीलिंग्स बना कर रखनी चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट उनसे होना चाहिए। आप उनसे इमोशनली अटैच नहीं होंगे तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ कभी भी आपके लिए मोटिवेटेड होकर काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात इसमें एक चीज़ और है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, इसमें इन्होंने ये बोला है फ्योल ने कि हमें अपनी कंपनी में आई की जगह वी का यूज़ करना चाहिए। जब भी हम अपने वर्कर्स से बात करें तो आई की जगह किसका यूज़ करें? वी का यूज़ करें। मीन्स हमेशा ये ना कहें मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मीटिंग में खड़े होकर ये कहें कि हमने ऐसा किया, हमने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया, हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया। तो इससे क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं और वो कंपनी के लिए अच्छा करने के लिए ज़्यादा अपने दिल से खुश होकर के वर्क करते हैं। तो ये सब क्या है? फ्योल के प्रिंसिपल्स थे। फ्योल ने कुछ काम कराने के तरीके बताए थे कि अपने सबॉर्डिनेट से इस तरीके से अच्छे से वर्क कराया जा सकता है। ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से हम अपनी कंपनी को बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव करवाई जा सकती है प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। आगे कुछ प्रिंसिपल्स और हैं लेकिन वो टेलर के हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इस चैप्टर के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, राइट? एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।